और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 12th का सबसे लंबा सबसे बड़ा चैप्टर, जिसका नाम है द एनिमी। ये जो कहानी है ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, जब अमेरिका और जापान एक दूसरे के दुश्मन थे। तो उस समय होता क्या है ना कि सदाओ नाम का एक जापानी सर्जन होता है और उसके सामने एक घायल अवस्था में अमेरिकन इंसान आकर गिर जाता है। तो अब देखना यह है कि घायल अवस्था में आया हुआ अमेरिकन के साथ वो क्या करता है। क्या दुश्मनी होने के कारण वो उस अमेरिकन को मार देगा, या एक सर्जन होने के नाते वो उसका इलाज करेगा? वो उस इंसान के साथ क्या करता है क्या नहीं करता है, वही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द एनिमी। ठीक है, तो चलो कहानी को शुरू करते हैं फटाफट, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। डॉक्टर सदाओ होकी ये एक जापानी व्यक्ति है और इनका घर जो होता है जापान के बंदरगाह पे होता है, यानी कि समुद्र के जस्ट नजदीक में इनका घर होता है, जो पत्थरों पर बना होता है और समुद्र से थोड़ी सी ऊंचाई पर होता है। उनके आजू बाजू में पाइन्स के ट्रीज लगे हुए होते हैं और ये वही जगह है ना जहाँ बचपन में सदाओ अपने पापा के साथ जाते थे। बचपन में सदाओ इस बंदरगाह पर आते थे, खेलते थे, कूदते थे, मस्ती करते थे। बचपन में वो नंगे पैर इन पाइन्स के ट्रीज पर चढ़ते थे और उनके पिता आजू बाजू में जो छोटे बच्चे होते थे ना, उनसे वो हमेशा कहते थे कि ये जो तुम टापू देख रहे हो ना, ये जापान के भविष्य की सीढ़ी है। तो बचपन में सदाओ अपने पिता से पूछते थे कि ये टापू हमें कहाँ लेके जाएंगी? तो सदाओ के पिता बोलते थे, कौन जानता है, हमारे भविष्य को कौन सीमाओं में बांध सकता है, ये तो बस इस पर निर्भर करता है कि हम इसे क्या बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है, हमारा फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा वो कौन जानता है, ये तो बस इस पर निर्भर करता है कि हम इसको कैसा बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि सदाओ के पिता जो है ना वो काफी फ्रैंक थे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि उसके पिता ना तो उसके साथ खेलते थे और ना ही हंसी मजाक करते थे, लेकिन हाँ, वो एक रिस्पॉन्सिबल फादर थे और सदाओ के लिए बहुत कुछ करते थे। उन्होंने काफी कष्ट भी झेले हैं अपने बेटे के लिए, और इसीलिए सदाओ अपने पिता का कहना हमेशा मानता था और उनके कहने पर ही 22 साल की उम्र में वो अमेरिका चला गया, ताकि सर्जरी और मेडिसिन के बारे में वो सब चीज जान सके, अच्छे से सीख सके। 30 साल की उम्र में वो जापान वापस आया और अपने पिता को एक मशहूर सर्जन बनकर दिखाया। सर्जन ही नहीं बल्कि एक मशहूर साइंटिस्ट भी बना वो। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, तो जितने भी डॉक्टर थे, सर्जन थे, उन सबको सैनिक के साथ, सोल्जर्स के साथ भेज दिया गया, ताकि जैसे ही कोई घायल होता है या फिर किसी को गोली वगैरह लगती है तो उनका इलाज किया जा सके। लेकिन सदाओ को नहीं भेजा गया था। इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला कारण कि मैंने तुमको बताया वो एक साइंटिस्ट है, तो वो एक ऐसे रिसर्च पर काम कर रहा था जिससे घाव को जल्दी से भर दिया जा सकता था। और दूसरा, जो ओल्ड जनरल थे ना, उनको उनकी जरूरत थी, क्योंकि जनरल को दिल की बीमारी थी और कभी भी उनका ऑपरेशन करना पड़ सकता था। इसीलिए सदाओ को जापान में ही रोक लिया गया। सदाओ ये सारी बातें अपने घर की गैलरी में खड़े होकर समुद्र को देखते हुए सोच रहा था। ये जितनी भी उसकी बचपन की बातें थी और कैसे उसे इस जगह पर रोक लिया गया, ये सारी चीजें वो सोच रहा था। और साथ ही साथ वो उस धुंध को भी देख रहा था जो समुद्र से उसकी घर की तरफ आ रही थी। धीरे धीरे कोहरा, वो धुंध जो है ना, उसके घर के ऊपर बस छाने ही वाली थी। जैसे ही वो कोहरा, वो धुंध जो है इसके घर को छूती, वो अपने घर के अंदर चला जाता, जहां उसकी पत्नी हाना और 2 बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। वो घर के अंदर जाने का सोच ही रहा था कि तभी दरवाजा खुलता है और उसकी पत्नी हाना आती है और उसके बाजू में खड़ी हो जाती है। वो अपना हाथ उसके बाजू में डालती है और उसको पकड़कर मुस्कुराती है और कुछ भी नहीं बोलती है। ये जो रोमांटिक सा माहौल था ना, उसका क्या ही कहना यार। जरा इमेजिन करो, उसके हाथ तुम्हारे हाथों में, उसका सर तुम्हारे कंधे पे और समुद्र से बहती हुई ठंडी हवाएं तुम्हारे तरफ आ रही है। ओहो हो, क्या माहौल है भाई, बिल्कुल मजा आ जाएगा। खैर आगे पढ़ते हैं। हैना जो है ना, सदाओ को अमेरिका में मिली थी और वो उससे तब तक प्यार नहीं करता है जब तक वो इस बात की पुष्टि नहीं कर लेता है कि हैना भी एक जापानी है। मैंने तुम्हें बताया ना कि अपने पिता के कहने पर सदाओ जो है वो अमेरिका चला गया था सर्जरी वगैरह सीखने के लिए। तो उसी समय वहां पर अमेरिका में ही हैना भी उसे मिलती है, उसके प्रोफेसर के घर पे, और दोनों को प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार करने से पहले सदाओ ने इस बात की जांच की कि हैना भी एक जापानी है या नहीं, क्योंकि हैना अगर जापानी नहीं होती तो सदाओ के पिता उसके प्यार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो पेरेंट्स होते हैं ना हमारे, इनको जात में ही लड़की या लड़का पसंद आता है। अब यार प्यार जात देख के थोड़ा ना होता है, वो तो हो जाता है। हालांकि उसका नसीब बहुत अच्छा था कि हैना भी एक जापानी निकली। वो हमेशा ये सोचता है कि हैना अगर जापानी नहीं होती तो पता नहीं आज मेरी शादी किससे होती, मेरा भाग्य क्या होता और मैं क्या कर रहा होता। लेकिन संजोग अच्छा था कि उसका प्यार उसको मिल गया और हैना भी उसकी ही जात की निकली। प्यार तो उसको अमेरिका में ही हो गया था, लेकिन उसने वहां शादी नहीं की। वो जापान आया, अपने पिता को बताया और उसके पिता ने हैना के पिता से उसका हाथ मांगा और फिर पूरी परंपरा के साथ में जापानी ढंग से उन्होंने शादी की। और आज इनके 2 बच्चे हैं। सदाओ हाना से ये हमेशा कहा करता है कि कैसे वो प्रोफेसर हार्ली के घर जाने से पहले मना कर रहा था, लेकिन फिर भी वो वहां गया और वहां जाकर उसको हैना मिल गई।
प्रोफेसर का कमरा कितना छोटा था, खाना कितना बकवास था, और प्रोफेसर की पत्नी वो तो एक नंबर की बातूनी थी। लेकिन इन सब को नजरअंदाज करते हुए हमारे सदाव भाई साहब का नजर तो बस एक ही इंसान पर था, औरत पे था, हाना पे था। इन भाई साहब को वहां पे प्यार हो गया और आगे की कहानी तुमको पता ही है। हाना और सदाव ये पुरानी बातें याद करके हमेशा हंसते थे और जिंदगी जीने का लुत्फ उठाते थे। ठीक तभी कुछ ऐसा हुआ कि उन दोनों को धुंध से कोई काली चीज बाहर आती हुई दिखाई दी। वो एक आदमी था जिसको समुद्र की लहरों ने बाहर फेंक दिया था। उसके बाजू सिर के ऊपर थे और वो कुछ दूर लड़खड़ाते हुए चला और पट से नीचे गिर गया और फिर घूमती हुई धुंध ने उसे पूरी तरह से ढक लिया। वो कौन था? हाना चीखी और सदाव का हाथ छोड़ दी। वो दोनों रेलिंग से नीचे झुककर उसे देखने लगे। अब उन्होंने उसे फिर से देखा। वो व्यक्ति अपने हाथों पैरों पर रेंगता हुआ बाहर की ओर आ रहा था। फिर उन्होंने देखा कि वो चेहरे के बल गिर गया और वहीं पर पड़ गया। शायद कोई मछुआरा अपनी नाव से गिर गया होगा। वो ये कहते हुए फटाफट सीढ़ी से नीचे उतरा और हाना भी उसके पीछे पीछे आ गई। उसकी खुली आस्तीनें उड़ रही थी। दोनों और 1-2 मील की दूरी पर मछुआरे के गांव थे, पर यह तो एक सुनसान तट था जिस पर खतरनाक पत्थर थे। शायद ये व्यक्ति किसी तरह से उनमें से निकल आया होगा, पर अवश्य ही ये घायल हो चुका होगा। जब वो लोग उस व्यक्ति के पास गए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में वो व्यक्ति घायल हो चुका था। उसके एक तरफ लगे रेत पर सोखे हुए खून का धब्बा था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उस व्यक्ति को बहुत ही गहरी चोट आई है। वो घायल है, सदाव बोला। वो जल्दी से उस व्यक्ति की ओर गया जो रेत में अपना चेहरा डाले निश्चय पड़ा था। समुद्री पानी में भींगी एक टोपी उसके सर पर थी। उसके गीले कपड़े के चिथड़े हो चुके थे। सदाव थोड़े देर के लिए ठहरा। हाना उसके ही बगल में खड़ी थी। उसने उस आदमी का सिर पलटा और उन्होंने उसका चेहरा देखा। गोरा आदमी? हाँ, ये तो गोरा आदमी है। उसकी गीली टोपी गिर गई और उसके गीले पीले लंबे बाल सामने माथे पर आ चुके थे, जो पता नहीं कितने हफ्तों से कटे नहीं थे। उसके युवा और पीड़ित चेहरे पर एक झवरी पीली दाढ़ी थी। वो बेहोश था और उन्होंने जो कुछ भी उसके साथ किया उसका उसको कुछ पता नहीं था। मतलब उस गोरे आदमी को उन्होंने पलटा, उसका चेहरा देखा, ये सब उसको कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो जख्मी होने के कारण बेहोश हो चुका था। तभी सदाव को घाव की याद आई। वो अपनी उंगलियों की मदद से उस घाव को ढूंढने लगा। उसके छूते ही खून फिर से बहने लगा। सदाव ने देखा कि उसकी कमर के दाएं भाग के नीचे बंदूक से लगी हुई गोली के जख्म थे, जो खुल चुके थे। मांस पाउडर के कारण काले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति को गोली लगे हुए अभी बहुत दिन नहीं हुई थी। उसका इलाज भी नहीं हुआ था और यह एक बुरा संयोग था कि चट्टानों के कारण उसके घाव के टाके खुल चुके थे, जिसके कारण उसकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। अरे, इसका कैसा खून बह रहा है? हाना बिल्कुल गंभीर आवाज में बोलती है और अब धुंध ने उनको पूरी तरह से ढक लिया था। दिन के इस समय कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं आता था। मछुआरे अपने घर जा चुके थे और बचे कुछ इक्के दुक्के लोग जो इस वक्त आते थे वो भी दिन का अंत मानकर यहाँ से चले गए थे। मतलब जिस समय सदाव और हाना उस अमेरिकन को देख रहे थे उस समय वहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। सदाव हाना से बोलता है, हम इस आदमी का क्या करें? इसके बोलने के तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पत्नी से पूछ रहा है कि इसका हम क्या करें, इसको मार दे या फेंक दे। लेकिन उसके हाथ अपने आप चल रहे थे और खून को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सी मोस का यूज करके सदाव ने उसके घाव को बंद कर दिया था। यानी कि जो समुद्र के एल्गी वगैरह होते हैं ना, उसका यूज करके उसने उस घायल इंसान के खून को बंद कर दिया था। और बेहोशी की हालत में ही वो इंसान धीरे धीरे कहार रहा था, आह। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा काम यही होगा कि इसे हम वापस से समुद्र में फेंक देते हैं। अगर हमने अपने घर में किसी गोरे को शरण दी तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर इसे कैदी बताकर सौंप दिया जाए तो ये निश्चित ही मर जाएगा। फिर तो भलाई इसी में है कि इसको समुद्र में वापस फेंक दिया जाए। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं हिलता है ना पूछती है, वो कौन है? इसमें कुछ ऐसा है जिससे ये अमेरिकन लगता है। सदाव ने फटी हुई टोपी उठाई। हाँ, वहां पर लगभग मिटे हुए शब्द में कुछ लिखे हुए हैं। ये तो एक नाविक है, किसी अमेरिकन युद्ध पोत का। उसने अक्षर को पढ़ा, यूएस नेवी। यूएस नेवी, ये व्यक्ति एक युद्धबंदी था। युद्धबंदी को इंग्लिश में हम लोग प्रिजनर ऑफ वॉर बोलते हैं, यानी कि वॉर के समय किसी को हम लोग गिरफ्तार कर लेते हैं वो व्यक्ति। ये बच निकला है और शायद इसीलिए घायल भी है। सोचो, क्या हम इसको वापस समुद्र में डाल सकते हैं? अगर मैं ऐसा कर सकूं तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? ना बाबा ना, मैं तो मदद न करूंगी, पर अगर तुम अकेले यह कर सको। बड़ी विचित्र बात है, अगर यह आदमी पूरी तरह से स्वस्थ होता तो मैं बिल्कुल ही इसे पुलिस को सौंप देता। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। वो मेरा शत्रु है, बल्कि सारे अमेरिकन मेरे शत्रु हैं। वो तो एक साधारण व्यक्ति है। देखो चेहरे से कितना मूर्ख लगता है, पर क्योंकि ये घायल है इसलिए मैं पुलिस को सौंप नहीं सकता। तुम भी उसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते ना? फिर तो बस एक ही काम करना होगा, हमें इसे घर के अंदर ले जाना होगा। लेकिन नौकर,
हमें उन लोगों को साफ साफ बताना होगा कि हमारा इरादा उसे पुलिस को सौंपना है। जैसे ही ये ठीक हो जाता है हम इसे पुलिस को सौंप देंगे। हमें अपने बच्चों की और तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना होगा। अगर हमने इस व्यक्ति को युद्धबंदी के रूप में वापस नहीं किया तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम ऐसा ही करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ सोच भी नहीं सकता हूँ क्योंकि ये हमारा दुश्मन है। फिर वो दोनों उस व्यक्ति को उठाकर अपने घर में ले जाते हैं और जाकर एक रूम में लेटा देते हैं। वो रूम सेदाओ के पिता का था जो उनकी मृत्यु के बाद से कभी भी यूज में नहीं आया था। उसको लेटाने के बाद हैना जाती है और अलमारी में से एक गर्म ब्लैंकेट निकाल के ले आती है। वो ले तो आती है लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर रखने वाली होती है वो हिचकिचाते हुए बोलती है, ओह ये कितना गंदा है। हाँ ये गंदा है, बेहतर होगा कि हम इसे नहा दे। एक काम करो, तुम गर्म पानी ले आओ, मैं इसे नहा दूंगा। तुम्हारा उसे छूना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम ये काम नौकरों से करवा लेते हैं। मैं यूमी को अभी बताती हूँ, वो कुछ मिनटों के लिए बच्चों को छोड़ सकती है और वो उसको नहला सकती है। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। तुम यूमी को बताओ और मैं अन्य लोगों को बता दूंगा। बाकी नौकरों को बताने से पहले सेदाओ उसकी नब्ज को चेक करता है, यानी कि उसके पल्सेस को चेक करता है कि वो चल भी रही है या नहीं। उसकी नसें चल रही थी, इसका मतलब कि वो जिंदा था। सेदाओ ने उसकी छाती पर अपना ठंडा हाथ रख दिया और देखा तो उसकी हार्ट बीट भी चल रही थी। अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। सवाल तो यह है कि इसे हर हालत में मरना ही मरना है। अगर ये मर गया तो क्या होगा? शायद इस आदमी के अंदर असाधारण शक्तियां हैं, इसीलिए ये अभी तक जीवित भी है और ये जवान भी है। अभी तो ये 25 साल का भी नहीं होगा। अगर ये ऑपरेशन करते वक्त मर गया तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी हो, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन सबसे पहले इसको नहलाना होगा। ऐसा बोलते हुए सेदाओ वहां से बाहर निकल जाता है और हाना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है क्योंकि वो उस गोरे आदमी के साथ अकेला बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। अमेरिका छोड़ने के बाद हाना पहली बार किसी गोरे इंसान से मिल रही थी और जिन अमेरिकन को वो जानती थी ये वो बिल्कुल भी नहीं था। अब जितने भी अमेरिकन हैं वो इसके दुश्मन हैं, इसके शत्रु हैं। दे ऑल आर देयर एनिमीज। वो बच्चों के रूम में गई और चिल्लाने लगी, यूमी। बच्चों ने उसकी आवाज सुन ली, इसीलिए कुछ देर के लिए उसे बच्चों के साथ खेलना पड़ा, जो कि लगभग 3 महीने का था। तभी यूमी बोलती है, मैडम जी हम बच्चा लोग को सुला देते हैं, वो लोग तैयार है सोने के लिए। हाना बच्चों के बगल वाले कमरे में गई और एक लड़के को अपने गोद में रखी रही जब तक कि यूमी ने सोने वाले गद्दे फर्श पे नहीं बिछा दिए और फिर उसने नन्हे शिशु को वहां पर लेटा दिया। फिर हाना धीरे से यूमी को पकड़कर रसोई में ले आई और उससे कहा कि गर्म पानी करो। उसने यूमी और बूढ़े माली को सारी बातें बताई कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, एक गोरा आदमी मिला और ये सब हुआ। वो सारी बातें उन्होंने उन दोनों को बता दी। ये सारी बातें सुनते ही वो दोनों नौकर डर गए। बूढ़े माली ने तो अपनी मूंछ की कुछ बालें तक उखाड़ ली। मालिक को इस गोरे आदमी का घाव का इलाज नहीं करना चाहिए था। गोरे आदमी को मार देना चाहिए था। पहले ही उसको गोली लगी हुई है और समुद्र ने भी उसको अपनाने से मना कर दिया। चट्टानों की बड़ी बड़ी घायल चोटें दी। अगर मालिक गोली का इलाज करेंगे और समुद्र ने जो चट्टानों से दी है जख्म उसका इलाज करेंगे तो ये दोनों लोग नाराज हो जाएंगे। देखिए आप जो भी कह रहे हैं ना, मैं इनसे कह दूंगी। हाना ने उस बूढ़े माली से ऐसा कहा। हालांकि हाना खुद डरी हुई थी लेकिन उस बूढ़े इंसान की तरह अंधविश्वासी नहीं थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि क्या किसी शत्रु की सहायता करना भी अच्छा काम हो सकता है। उसने यूमी से गर्म पानी लेकर उस कमरे में आने के लिए कहा जहाँ गोरा आदमी था। सेदाओ अभी तक नहीं आया था पर यूमी एक लकड़ी की बाल्टी में गर्म पानी लेकर आ गई थी और उसे नीचे रख दिया और उस गोरे आदमी के पास उसे देखने गई। ए मैम साहब, हम किसी गोरा आदमी को कहीं साफ नहीं किए हैं, हम ये सब नहीं करेंगे। ये तो इतना गंदा है कि इसको तो हम कहीं जिंदगी में साफ नहीं करेंगे। ना ना, हमसे ये सब नहीं होगा। तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारे मालिक कहेंगे। मालिक जो कहेंगे से कर देंगे। हैं, हमको पागल समझिए क्या आप? यूमी ने गुस्से में देखते हुए हाना को साफ साफ मना कर दिया था और हाना भी डर गई ये सोचकर कि अगर यूमी ने बाहर जाकर किसी को कुछ बोल दिया तो हम परेशानी में आ जाएंगे। ठीक है, तुम ये मत करो, लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बता देना चाहती हूँ कि हम बस इसे होश में लाना चाहते हैं ताकि जैसे ये होश में आए हम एक युद्धबंदी के रूप में इसे पुलिस को सौंप दें। आज देखिए मैम साहब, हमारा ये सब से कोई वास्ता उस्ता नहीं है। हम तो पहला ही गरीब इंसान है, ये सब हमारा काम नहीं है, समझी ना आप? ये बोलकर यूमी उस कमरे से निकल गई और हाना अब बिल्कुल अकेले उस गोरे आदमी के साथ वहाँ पर खड़ी थी। वो शायद डरती और वहाँ से चली भी जाती, लेकिन यूमी ने जिस तरह से उसे बोला उस चीज से उसे गुस्सा आ गया। बेवकूफ यूमी, अपने आप को क्या समझती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ? क्या ये एक आदमी के अलावा कुछ और है क्या? वो भी बिल्कुल लाचार है।
फिर हाना ने गुस्से में टॉवेल को उठाया जो यूमी लेकर आई थी और गर्म पानी में डुबाकर उस गोरे आदमी का चेहरा साफ करने लगी। उसने उसके सारे कपड़े उतार दिए और सारे घाव को धीरे धीरे साफ कर दिया। उसने उस गोरे आदमी को आगे से पूरा साफ कर दिया था, लेकिन उसे पलटने की क्षमता उसके अंदर नहीं थी। सेदाओ तुम कहाँ हो? वो सेदाओ को आवाज देने लगी। फिर उसने अपना हाथ एक गलत टॉवेल में पोंछ लिया और उस आदमी को ठंडा न लग जाए इसीलिए उसके ऊपर कंबल डाल दिया। सेदाओ! जैसे ही उसने सेदाओ को आवाज दिया वैसे ही सेदाओ कमरे के अंदर आ गया। हाना ने देखा कि सेदाओ सर्जन का आपातकालीन थैला लेकर आया था और उसने ये भी देखा कि सेदाओ ने सर्जन वाला कोट भी पहन रखा था। तुमने ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया है ना? हाँ बिल्कुल, चलो अब मुझे टॉवेल दे दो। वो चिंता के साथ उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अलमारी के पास गई, वहां से टॉवेल लिया और उसको जाकर दे दिया। उसने ये भी सोचा कि खून नीचे गिरेगा तो कुछ पुराने कपड़े जाकर रसोई में से ले आई और उसके नीचे डालने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो वहां गई तो उसने देखा कि पहले से ही खून गिर चुके हैं और सारा फर्श जो है वो गंदा हो चुका है। हाँ, ये खराब हो चुका है, चलो अब इसे घुमाने में मेरी सहायता करो। उसने चुपचाप उसका कहना माना और उस व्यक्ति को पीठ के बल लेटा दिया। यूमी उसे साफ करने के लिए तैयार नहीं थी। तब क्या तुमने उसे साफ किया? हाँ। सुनो, अगर जरूरत पड़ा तो तुम्हें इसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश करना होगा। मैंने ये कभी नहीं किया। चिंता मत करो, ये काफी आसान है। सेदाओ ने पटिया हटाई और खून काफी तेजी से बहने लगा। उसने अपनी सर्जन वाली टॉर्च से घाव के अंदर झांकने की कोशिश की। गोली अब भी अंदर है। अब मुझे नहीं पता कि जख्म कितना गहरा है। अगर ये अधिक गहरा नहीं हुआ तो मैं गोली निकाल सकता हूँ, पर खून सिर्फ ऊपर से नहीं बह रहा है, बहुत अधिक खून बह चुका है। ये सब देख के हाना बहुत ज्यादा डर गई और चिंता में आ गई। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। बेहोश मत होना, ऐसा सेदाओ ने हाना से बोला, क्योंकि हो सकता है कि खून वगैरह देखकर हाना जो है वो बेहोश हो जाए, इसलिए वो ऐसा बोलता है कि बेहोश मत होना। अगर मैं अभी रुक गया तो ये निश्चित ही मर जाएगा। हाना ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और दौड़ते हुए घर से बाहर चली गई और बाहर बगीचे में जाकर उल्टी करने की कोशिश करने लगी और उसके उल्टी करने की आवाज सेदाओ के कानों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ रही थी। वो इस चीज को सुन सकता था। उसकी बीबी को इतनी तकलीफ हो रही है, इस बात से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो ऐसा कहता है, ये व्यक्ति कोई कारण नहीं है कि ये व्यक्ति जीवित रहे, इसको तो मर जाना चाहिए। और पूरी तेजी में जल्दी जल्दी से काम को करने लगा और उधर वो बेचारा घायल लड़का कहारने लगा। सेदाओ ने उसके कहारने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। कहारो और कहारो, अगर इच्छा हो रही है ना तो और कहारो, मैं ये काम अपने मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मुझे पता ही नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बेहोशी की दवा कहाँ है? सेदाओ ने चिल्लाते हुए हाना को आवाज दिया और हाना वापस आ गई। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई, ये आदमी हिल रहा है। पर मैं इसे करूँ कैसे? तुम बस रुई को भिंगा लो और इसके नाक के पास ले आओ। जैसे ही इसका सांस रुकता सा लगे तो इसे थोड़ा दूर हटा देना। ये पूरी तरह से किडनी पर नहीं है मेरे दोस्त। सेदाओ की ना एक आदत थी, जब वो ऑपरेशन में तन मन धन से लग जाता था तो वो किसी भी मरीज के साथ बुदबुदा कर बात करने लगता और उसको मेरे दोस्त कहकर पुकारने लगता। और अब भी वो वैसा ही कर रहा था, ये भूलकर कि वो उसका शत्रु है। उसने बड़ी ही सावधानी पूर्वक एक चीरा लगाया और गोली को बाहर निकाल लिया। वो अमेरिकन अभी भी बेहोशी हालत में था और अंग्रेजी के कुछ शब्द बोल रहा था। गट्स, उन्होंने मेरे गट्स ले लिए। सेदाओ चुप, गट्स 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 ले लिए, चुप रहा। वो व्यक्ति बिल्कुल चुप हो गया और सेदाओ ने उसका इलाज, उसका ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुली कर दिया था। उसकी नब्ज अभी भी धीरे धीरे चल रही थी और दिल की धड़कनें काफी कमजोर थी, लेकिन हाँ, वो जीवित था। अगर वो चाहता तो वो उसको जीवित रख सकता था, लेकिन निश्चय ही वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो उस इंसान को जीवित रखना नहीं चाहता था। अब बेहोशी की दवा बंद कर दो। वो ऐसे तेजी से मुड़ा जैसे कि वो कभी रुका ही नहीं था। उसने अपनी दवाइयों में से एक छोटी शीशी निकाली, उसको इंजेक्शन में भरा और मरीज के बाईं बाजू में डाल दी। फिर सुई नीचे रखकर उसकी कलाई को उठाया और एक बार फिर से सारे पल्सेस को चेक किए। इस बार जो नसें थी उसमें खून तेजी से दौड़ने लगी थी। सारा कुछ होने के बावजूद भी ये व्यक्ति जीवित रहेगा। वो नवयुवक जग गया। वो बिल्कुल कमजोर था और उसकी नीली आंखें इतनी डरी हुई थी कि उसे देखकर हाना ने उसे माफ कर दिया। हाना ने स्वयं ही उसकी सेवा की क्योंकि कोई भी नौकर उसके कमरे में आने के लिए तैयार नहीं थे। डरो मत। क्या बात है, तुम अंग्रेजी बोलना जानती हो? हाँ, मैं काफी लंबे समय तक अमेरिका में रही हूँ। वो अमेरिकन बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वो कुछ बोलना तो चाहता था पर बोल नहीं पा रहा था। फिर हाना ने ना चाहते हुए भी उसको कुछ जूस पिलाई। जापानी काढ़ा बोल लो, अब तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगे। उसे पसंद ना करते हुए भी उसने उसे हिम्मत दी, तसल्ली दी। जब सेदाओ ऑपरेशन के तीसरे दिन आया तो उसने देखा कि वो मरीज जो है वो बैठा हुआ था, तो वो उस पर चिल्ला पड़ता है, लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो? उसने सावधानी पूर्वक उसे लेटा दिया और उसके घाव को चेक किया।
अगर तुम ऐसा काम करोगे तो अपने आप को खुद ही मार लोगे, समझे? तुम मेरा क्या करोगे? क्या तुम मुझे पुलिस को सौंप दोगे? मैं खुद नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या करूं, पर निसंदेह मुझे पुलिस को सौंप देना चाहिए। तुम एक युद्धबंदी हो। नहीं, चुप हो जाओ, मुझे मत बताओ कि तुम क्या हो और क्या नहीं हो। जब तक मैं ना पूछूं तुम मुझे अपना नाम तक मत बताना। फिर कुछ देर के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अमेरिकन ने अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया और ठीक है बुदबुदाते हुए लेट गया। इधर गेट के बाहर हाना सेदाओ का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सेदाओ बाहर आया तो हाना ने उससे कहा, सेदाओ, यूमी का कहना है कि नौकरों के ख्याल से अगर हम इस इंसान को यहाँ पर और छिपाए रखेंगे तो वो यहाँ नहीं रह सकते हैं। वो मुझसे कहती है कि उन लोगों का कहना है कि तुम और मैं अमेरिका में इतने समय रहे हैं कि हमें अपने देशभक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं। हम अपनी देशभक्ति भूल चुके हैं। उनके ख्याल से हम अमेरिकन को पसंद करते हैं। ये सच नहीं है, अमेरिकन हमारे शत्रु हैं, पर मुझे ये सिखाया गया है कि जहाँ तक मेरे बस में हो मैं किसी भी आदमी को मरने न दूं। नौकर इस बात को नहीं समझेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये लोग इस बात को कभी भी नहीं समझेंगे। मेरे पुराने मालिक के बेटे अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब वो व्यक्ति मरने के इतने करीब था तो उसका खून क्यों नहीं बह जाने दिया? अरे चचा, क्या बोले, ये युवा मालिक को अपना जीवन बचाने की योग्यता पे इतना गर्व है ना कि ये किसी का भी जीवन बचा लेंगे। माली और रसोईया वो दोनों नौकर जानबूझकर उन दोनों को ताना दे रहे थे और ये सारी बातें हाना सुन रही थी। वो लोग जानबूझकर हाना को सुना सुना कर ये सारी बातें बोल रहे थे। देखो यार, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिंदगी में जब तुम कुछ अलग करोगे ना, जब तुम कुछ हट कर करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए और ताने देने लगे। जो समाज है, जो दोस्त है, वो लोग ताने देने लगेंगे तुम्हें। और कई बार तो ऐसा होगा कि तुम जब कुछ सही करने जा रहे होगे ना तो वो लोग तुमसे लड़ लेंगे और तुम्हें छोड़कर चले भी जाएंगे। वो लोग तुम्हें कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे और हो सकता है कि तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओ। लेकिन अपनी सोच और समझ के साथ तुम उस कार्य को पूरा करना। अगर कुछ सही करने के लिए तुम्हें बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़े, ताना सुनना पड़े, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम बस सही करना, ठीक है? यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जितने भी नौकर थे वो लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। यूमी हाना से पैसे मांगती है और हाना भी चुपचाप उन सारे नौकरों को पैसे दे देती है। ए मैडम जी, अगर आज रात बच्चा हमको याद करे ना तो आप हमको बुला लीजिएगा। हम ना अपना घर जा रहे हैं, आपको तो पता ही है हमारा घर, ठीक है? हाना मनी मन बोलती है कि अब बच्चा चाहे जितना भी रोए या चिल्लाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं बुलाऊंगी। जहाँ तक सेदाओ की बात है, वो प्रतिदिन आता है, घाव को चेक करता है और चला जाता है। आज सुबह सुबह उसने टाँके भी निकाल दिए और शायद लगभग 15 दिन बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ भी हो जाएगा। सेदाओ वापस से अपने ऑफिस में आ गया और सावधानी पूर्वक पुलिस प्रमुख को एक पत्र लिखा। उसने कुछ ऐसा लिखा, 21 फरवरी के दिन एक भागा हुआ कैदी समुद्र की लहरों के साथ हमारे घर के सामने आ गिरा। उसने इतना टाइप किया और फिर अपने दराज की गुप्त डोर को खोलकर उसमें अपने रिपोर्ट को रख दिया। इस घटना के 7 दिन बाद 2 चीज हुई। सुबह सुबह जितने भी नौकर थे वो सारे के सारे चले गए, जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया। और दूसरा उसी दिन दोपहर में हुआ। एक मैसेंजर सरकारी वर्दी में दरवाजे पे आता हुआ दिखाई दिया। हाना उसको देखकर बिल्कुल डर गई, घबरा गई। उसको ऐसा लगने लगा कि शायद नौकरों ने जाने से पहले पुलिस को खबर कर दी थी। वो हांफते हुए सेदाओ के पास पहुंची और डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाई, लेकिन उसने इशारों में बगीचे की तरफ इशारा किया। वो जो मैसेंजर था वो हाना के पीछे पीछे बगीचे तक आ चुका था। सेदाओ ने उस मैसेंजर से पूछा, क्या बात है? सर, आपको महल में आना है। बूढ़े जनरल साहब को फिर से दर्द हो रहा है। ओह, बस इतना ही? बस? क्या ये काफी नहीं है? बिल्कुल काफी है, मुझे क्षमा करे। सेदाओ जनरल के पास जाने से पहले वो उस घायल इंसान के पास जाकर मिलता है। आज तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम 5 मिनट के लिए खड़े रहो और कल इसी चीज को वापस से दुगनी रफ्तार में करो। जितना जल्दी हो सके अपनी शक्तियों को प्राप्त कर लो। ठीक है, मेरा ख्याल है डॉक्टर, अपनी जान बचाने के लिए मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। मुझे धन्यवाद देने में इतनी जल्दी मत करो। और इतना बोलकर वो वहां से निकल गया। जनरल के पास जाने से पहले वो हाना से जाकर मिलता है। हाना किचन में थी पर कुछ कर नहीं रही थी। मैंने सोचा वो तुम्हें पकड़ने आए हैं। किसी न किसी तरह से मुझे इससे छुटकारा लेना ही होगा। और फिर वो इतना बोलकर जनरल के पास चला जाता है। जनरल को एक माइनर अटैक आया था जिसे सदाओ ने दवा वगैरह देकर ठीक कर दिया और फिर अपनी सारी बातें जनरल को बता दी कि उसके साथ ये हुआ है। कैसे एक गोरा आदमी आया, उसको वो उठा के ले गया, इलाज किया, नौकर वगैरह सब चले गए। उसने सारी कहानी बता दी। फिर जनरल बोलता है, हुआ कई मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, पर ऐसा इसलिए है कि मैंने एक बार प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री ली थी। बहुत कम जापानियों ने ली है। साहब, मुझे इस आदमी की कोई चिंता नहीं है, लेकिन इतनी सफलतापूर्वक से इसका ऑपरेशन करने के बाद
इससे तो मुझे यही एहसास होता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही आवश्यक हो। ये बात साफ है कि तुम किसी को भी बचा सकते हो। तुम बहुत निपुण हो। अच्छा तो ये बताओ कि जैसा अटैक मुझे आज आया था वैसा अगर एक और आ जाता है तो मैं सह सकता हूँ ना? हाँ, पर एक से ज्यादा नहीं। तब तो ये बात पक्की हो गई कि मुझे तुम्हें बचाना ही होगा। तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मान लो कि तुम्हें मौत की सजा हो जाए और अगले ही दिन मेरा ऑपरेशन होना हो तो? नहीं, तुम्हें गिरफ्तार होने ही नहीं दूंगा मैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर मुझे मौत की सजा हो भी जाती है तो और भी सर्जन्स हैं जो आपका इलाज कर सकते हैं। अरे नहीं, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। वो सारे के सारे जर्मनी से पढ़े हैं। अगर मैं मर भी जाऊंगा तो उनके लिए ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। ना, मैं उन सब पर भरोसा कर ही नहीं सकता हूँ। यह दुखद लगता है क्यों हम जर्मनी निर्माता को अमेरिकन भावुकता से नहीं जोड़ पाते हैं। जब तुम अपनी कैदी को मौत को सौंप सकते हो तो मैं फिर भी विश्वास कर लेता हूँ कि बेहोशी की हालत में भी तुम मेरी हत्या नहीं करोगे। एक जापानी के रूप में क्या तुम जर्मनी और अमेरिका की सारी चीजें, सारी खूबियां अपने अंदर ले नहीं सकते हो? मैं पूरे विश्वास से नहीं कह सकता, पर आपकी खातिर मैं कोशिश करूंगा। देखो, जो जनरल है ना, वो एकदम हलकट इंसान था। मतलब वो कुछ भी बोलता था, कुछ भी हंसता था। ठीक है, मैं किसी परीक्षा की वस्तु नहीं बनना चाहता। पूरे दक्षिण सागर पर बार बार होने वाली विजय से मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी आ गई है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो आदमी लहरों के द्वारा तुम्हारे दरवाजे पर आ गिरा। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। सबसे अच्छा तो यह हो कि चुपचाप उसे मार दिया जाए। तुम्हारे द्वारा नहीं, बल्कि कोई ऐसा इंसान जो उसको नहीं जानता हो। मान लो उनमें से 2 को मैं आज रात या बेहतर हुआ किसी भी रात भेज दूं, तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? तुम्हें इस बारे में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मौसम गर्म है। तुम बस इतना करना कि जिस कमरे में वो सोता है उस कमरे से खुलती हुई बगीचे वाली खिड़की को या दरवाजे को खोल देना जब वो सो रहा हो। ठीक है? निश्चित रूप से ये बड़ा स्वाभाविक है। वास्तव में हर रात वो दरवाजा खुला ही रहता है। बहुत अच्छे। वे बड़े कातिल हत्यारे हैं। वे कोई शोर भी नहीं करते हैं और बिना खून बहाए हत्या करना भी जानते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे शरीर को ले जाने के लिए भी वहां से बोल दूंगा। सर, ये तो सबसे अच्छी बात होगी। फिर वो जनरल को छोड़कर घर चला आया और पूरे रास्ते योजना के बारे में सोचने लगा। वो ये सोचता रहा कि इस प्रकार मैं सारे मामलों से मुक्त हो जाऊंगा। और उसने ये भी निश्चय किया कि ये सारी बातें वो हाना को नहीं बताएगा, क्योंकि घर में हत्या होने के कारण से हाना बहुत ज्यादा डर जाएगी, परेशान हो जाएगी। घर जाकर वो उस कमरे में जाता है जिसमें अमेरिकन सोया हुआ था। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है कि जो नौजवान था वो जगा हुआ था और बगीचे में जाने की तैयारी कर रहा था। ये क्या हो रहा है? तुम्हें कमरे से बाहर जाने की अनुमति किसने दी? टॉम ने खुश होकर कहा, मुझे इजाजत की प्रतीक्षा करने की आदत नहीं। मैं फिर से काफी अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन क्या इस प्रकार की मांसपेशियां हमेशा सख्त रहेगी? टॉम उस अमेरिकन का नाम है, ठीक है? इसे याद रखना। शायद मालिश इसे ठीक कर सकती है अगर व्यायाम से नहीं हुआ तो। सुनो डॉक्टर, एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप जैसा कोई जापानी ना मिला होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि अगर सारे जापानीज आप जैसे हो जाएं तो युद्ध ही नहीं होता, शायद। और अब मेरा ख्याल है कि तुम्हें सोना चाहिए। उस रात सदाओ को नींद नहीं आई। वो बार बार जग जाता और उसको ऐसा लगता कि किसी की चलने की आवाजें उसको सुनाई दे रही है। किसी डंडे की टूटने की आवाज, किसी पत्थर के बगीचे में गिरने की आवाज। ऐसा शोर जो वो लोग करते हैं जो किसी बोझ को उठाकर लेकर चले जाते हैं। मतलब वो पूरी रात इसलिए नहीं सो पाया क्योंकि उसको याद था कि जनरल जो है ना, कुछ लड़कों को भेजने वाले थे ताकि वो उस अमेरिकन को मार देंगे और उसकी बॉडी को वहां से लेके चले जाएंगे। तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद जनरल के भेजे हुए लड़के आ गए हैं, इसलिए उसकी नींद बार बार टूट जा रही थी। अगले दिन सदाओ ने गेस्ट रूम में जाने का बहाना खोजा। वो सोचने लगा कि अगर अमेरिकन चला गया होगा तो वो हैना को जाकर साफ साफ बता देगा कि ये सारे काम जनरल के इशारे पे हुए हैं। लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अमेरिकन अभी भी वहां पर था। वो सो रहा था, इसीलिए सदाओ ने गेट चुपचाप बंद कर दिया और आकर हैना को बताया कि वो सो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो लगभग ठीक हो चुका है। हम उसका क्या करेंगे? मैं 1-2 दिन में इस बात का निश्चय कर लूंगा। पर सदाओ को लगा कि दूसरी रात शायद उसकी आखिरी रात हो। दूसरी रात तेज हवाएं चल रही थी, झुकती हुई शाखाएं और सीटी मारते हुए दरवाजों की आवाजें सुनाई दे रही थी। हाना भी जग गई और बोली, क्या हमें जाकर बीमार आदमी का दरवाजा बंद कर देना चाहिए? नहीं, वो अब अपना काम स्वयं कर सकता है। लेकिन अगले दिन भी अमेरिकन वहीं पर था। इसका मतलब था कि दूसरे दिन भी जनरल के भेजे हुए लोग नहीं आए। फिर सदाओ ने सोचा कि शायद तीसरा दिन उसका आखिरी दिन होगा। तीसरे दिन हवा धीमी वर्षा में बदल गया। बगीचा चूती हुई ओरी और झरनों से बहती हुई पानी की आवाजों से भरा पड़ा हुआ था। सदाओ को कुछ बेहतर नींद आई, पर किसी टूटने की आवाज से वो जग खड़ा हुआ। ये क्या था? हाना चीख पड़ी और उसके आवाज से बच्चे जग गए और रोने लगे।
मुझे जाकर देखना होगा। पर सदाओ ने उसे जाने नहीं दिया और उसे रोके रखा, उसे बिल्कुल भी हिलने नहीं दिया। सदाओ, तुम्हें क्या हो गया है? मत जाओ, मैं कह रहा हूं ना, मत जाओ। सदाओ का ऐसा कहते ही हाना बिल्कुल डर सी गई और हाफती हुई वो बिछावन पर वापस आ गई। दोनों मियाँ बीबी सो गए और बच्चे उनके बीच में थे। पर अगले दिन भी वो नवयुवक वहीं पर था। वो बहुत ही खुश लग रहा था और पहले से ही मुंह हाथ धोकर रेडी था। उसने एक रेजर मांगा था जिससे उसने अपनी दाढ़ी को शेव कर लिया था। सदाओ ने अपने थके हुए शरीर पर किमोनो पहना, जो कि एक जापान का कपड़ा होता है, और अचानक से ही उसने फैसला किया कि वो एक और रात नहीं गुजार सकता है। ऐसा नहीं था कि उसे उस युवक की जान की चिंता थी, बस वो ये कष्ट उठाने के लायक नहीं था। तुम स्वस्थ हो चुके हो, इतने स्वस्थ हो चुके हो कि मेरे ख्याल से अगर आज रात मैं अपनी नाव समुद्र के तट पर लगा दूं और उसमें भोजन और फालतू कपड़े रख दूं तो शायद तुम उस छोटे द्वीप तक जा सकते हो जो तट से अधिक दूर नहीं है। ये तट इतना नजदीक है कि इसे सुरक्षा के योग्य नहीं माना गया है क्योंकि ये तूफान में डूब जाता है, पर यह समय तूफान का नहीं है। तुम वहां तब तक रह सकते हो जब तक कि कोई कोरियन मछली पकड़ने वाला नौका वहां से नहीं गुजरती है। वे लोग द्वीप के काफी करीब से गुजरते हैं क्योंकि वहां पर पानी गहरा है। क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा? हाँ, शायद, मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तुम समझते हो, तुम्हारा यहाँ होना छिपा हुआ नहीं है। पुलिस को इस बात की भनक लग चुकी है, समझे तुम? ठीक है। शाम तक सदाओ फिर से उससे नहीं मिला। जैसे ही अंधेरा हुआ वो अपनी मजबूत नाव को खींचकर तट तक ले आया। उसमें उसने भोजन और बोतलबंद पानी रख दिया जो वो गुप्त रूप से सुबह खरीद कर लेके आया था। साथ ही उसने 2 कंबल भी रख दिए जो वो साहूकार से खरीद कर लेके आया था। नाव को उसने समुद्र के एक खंबे से बांध दिया क्योंकि लहरें ऊंची थी। आकाश में चांद नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बिना टॉर्च के काम करता रहा। घर आकर वो ऐसे प्रवेश किया मानो वो ऑफिस से आया हो और इसीलिए हाना को कुछ पता नहीं चला। आज यूमी आई थी। रात्रि का भोजन निकालते हुए वो सदैव से बोलती है। हालांकि वो मॉडर्न युग की है, लेकिन फिर भी वो साथ में खाना नहीं खाती है। यूमी बच्चों से लिपट कर रोई, वे उसे बड़ा याद करती है। जैसे ही विदेशी जाएगा नौकर आ जाएंगे। उस दिन सोने से पहले वो मेहमानों के कमरे में गया और ध्यानपूर्वक अमेरिकन का तापक्रम चेक किया, घाव का हाल देखा और फिर उसने उसका दिल को और नब्ज को भी देखा। दिल की धड़कनें बिल्कुल ठीक थी और नब्ज भी बड़े अच्छे से चल रहे थे। मैं समझता हूँ कि आप फिर से मेरा जीवन बचा रहे हो। बिल्कुल नहीं, बस अब मैं तुम्हें यहाँ और नहीं रखना चाहता हूँ। वो उस व्यक्ति को एक टॉर्च देता है जिसे वो रात्रि में जाने के लिए यूज करता था। अगर किसी नाव के मिलने से पहले तुम्हारा खाना खत्म हो जाए, मुझे टॉर्च 2 बार जलाकर संदेश दे देना, जब सूर्य डूबने वाला हो तब, क्योंकि अगर तुम अंधेरे में इशारा करोगे तो वो सबको दिख जाएगा। अगर तुम ठीक ठाक हो और वहीं पर हो तो तुम मुझे 1 बार टॉर्च जलाकर इशारा कर देना, समझे? तुम वहां पर ताजी मछली आसानी से पकड़ लोगे, पर तुम्हें उन्हें कच्चा ही खाना होगा। आग दिख जाएगी, मतलब जैसे ही तुम आग लगाओगे तो फिर लोगों को पता चल जाएगा कि तुम वहां पर हो। ठीक है, मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ। इस समय उस अमेरिकन ने जापानी कपड़ा पहन रखा था जो सदैव ने उसे दिया था। आखिरी क्षण में सदाओ ने एक काला कपड़ा उसके पीले सिर पर बांध दिया। ठीक है, अब जाओ। युवा अमेरिकन ने बिना कुछ बोले सदैव से अपना हाथ गर्म जोश से मिलाया और फिर फर्श पर चलता हुआ वैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरकर बगीचे में अंधेरे में खो गया। शायद 1-2 बार उसने टॉर्च जलाया होगा जिससे वो नाव को आसानी से खो सके। इतना काफी था, इससे किसी को शक नहीं होता। फिर सदाओ ने दरवाजा बंद कर दिया और उस रात उसे अच्छी नींद आई। ये कौन सा दिन था? ये चौथा दिन था जब वो जनरल के यहाँ से आता है। उसके 4 दिन बाद की कहानी थी ये, क्योंकि वो 3 दिन तक ऑलरेडी इंतजार कर चुका था कि जनरल के लोग आएंगे उसे मार देंगे, लेकिन नहीं आए तो चौथे दिन उसने खुद ही भगा दिया उसे। फिर कुछ दिन बाद अचानक ही आपातकालीन स्थिति में सदाओ को जनरल के घर जाना पड़ा उनका ऑपरेशन करने के लिए। 12 घंटे तक सदाओ को खुद नहीं पता था कि जनरल बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन फिर जनरल सांस लेने लगा और खाना मांगने लगा। दरअसल उस बूढ़े जनरल का ऑपरेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसका गैल ब्लैडर पूरी तरह से खराब हो चुका था। सदाओ ने जनरल को बताया कि वो अमेरिकन भाग गया है। तुम कहते हो कि वो आदमी भाग गया? 1 हफ्ते पहले जिसका ऑपरेशन हुआ वो भाग गया? हाँ सर, वो बच निकला। सदाओ खांसने लगा। इसका मतलब ये था कि वो कुछ छिपा रहा था। वो सारी बातें जनरल को नहीं बता रहा था क्योंकि वो जनरल को तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो कैदी, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारी खातिर उसे मार दूंगा? आपने किया था सर। मैंने यही कहा था ना, पर देखो ना, मैं कष्ट में था। सच बताऊं तो मैं बस अपने बारे में सोच रहा था। मैं तुम्हें दिया हुआ वचन भूल गया। मैंने सोचा ही था सर। ये निश्चित ही मेरी लापरवाही थी, परंतु तुम जानते हो कि इसका कारण न तो देशभक्ति में कमी है और न ही मेरे कर्तव्य के प्रति लापरवाही। उसने चिंता के साथ डॉक्टर को ये सारी बातें बताई। जनरल एकदम टेंशन में आकर डॉक्टर की ओर देखता है। अगर ये बात निकले तो तुम इस बात को समझोगे ना? क्यों? बिल्कुल सर। अचानक ही सदाओ को ये लगा कि जनरल अब उसकी मुट्ठी में आ गया है।
मैं अपनी निष्ठा की कसम खाता हूँ और दुश्मन के विरुद्ध आपके उत्साह की भी कि ये बात बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तुम अच्छे आदमी हो, तुमको पुरस्कृत किया जाएगा। उसे उस रात पुरस्कार मिल गया। दरअसल समुद्र से कोई भी टॉर्च की लाइट्स नहीं आई उस रात। इसका मतलब ये था कि जो उसका कैदी था वो भाग गया। अब टापू पर कोई भी नहीं था, वो जा चुका था एकदम सुरक्षित, क्योंकि उसे चेतावनी दी गई थी कि केवल कोरियन की मछली पकड़ने वाली नौका की प्रतीक्षा करे और हर रोज जब तक वो वहां पर है एक टॉर्च बार कर मुझे संदेश भेजता रहे। लेकिन उस रात टॉर्च की कोई रोशनी नहीं आई। इसका मतलब ये था कि वो जो अमेरिकन है वो सुरक्षित वहां से चला गया है और यही उसका पुरस्कार भी था कि वो बच गया था। उसे इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं थी कि अब पुलिस आएगी और उसे पकड़ लेगी और एक गद्दार साबित कर देगी। इन सब बातों की अब उसे बिल्कुल टेंशन नहीं थी। फिर उसने चैन की सांस ली और अपनी बालकनी से समुद्र की तटों को देखता रहा जहाँ से वो अमेरिकन युवक आया था। वो अमेरिका से रिलेटेड अपनी सारी पुरानी बातें को याद करने लगा कि कैसे उसका प्रोफेसर जो है वो मूर्ख था, उसकी पत्नी कितनी बातूनी थी। वो ये भी याद कर रहा था कि जब वो अमेरिका गया तो वहाँ उसे रहने में कितनी कष्ट हुई थी। उसे रूम नहीं मिल रहा था, फिर एक चिड़चिड़ी औरत ने उसे रूम दिया और जब वो बीमार पड़ी तो सदाओ ने उसकी सेवा भी की। वो ये सारी बीती हुई बातों को याद कर रहा था। अंत में वो उस गोरे इंसान को याद करता है जिसको उसने अभी अभी रवाना किया है और मनी मन सोचता है कितना विचित्र बात है ना, मुझे हैरानी है कि मैं उसे मार क्यों नहीं पाया। और बस यहीं पे तुम्हारी हो गई ये कहानी खत्म। जानता हूँ बहुत ही लंबी कहानी थी, लेकिन आई होप तुमको ये कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो तुम्हारी जिंदगी में भी ना कुछ ऐसे हालात आएंगे जब तुम्हें सही और गलत का फैसला खुद करना होगा। कई बार तुम अपने डिसीजन के कारण लोगों की नजरों में गलत हो जाओगे। वो तुम्हें ताने भी देंगे, छोड़ के भी चले जाएंगे, हो सकता है तुम्हारा उनसे रिश्ता भी खराब हो जाए, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने डिसीजन पे विश्वास होना चाहिए और उसी पे अड़े हुए रहना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ अभी अभी कुछ ऐसा हुआ है और मैं इस चीज को काफी रिलेट कर पा रहा हूँ। अगर सदाओ चाहता तो अपने देश के प्रति निष्ठा और ईमानदारी को रखते हुए वो उसको मार देता, लेकिन इन सबसे पहले वो एक सर्जन है, एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर का काम होता है कि चाहे कोई भी इंसान उसके सामने आ जाए उनकी जान बचाना, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि वो उसका दुश्मन है या कौन है। मानवता इसी में है। खैर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और इस चैप्टर को और अच्छे से याद करने के लिए तुम MCQ बाई कर सकते हो और हमारे एप्लीकेशन RK की लाइंस को डाउनलोड भी कर सकते हो जिसपे तुमको ये MCQ मिलेगा और वहां जाकर टेस्ट दो और इस चैप्टर को और अच्छे से याद कर लो। मुझे अगर तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो RK की लाइंस के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, जाओ और मुझे वहां जाकर फॉलो करो। और हाँ, अगर तुमने अपने भाई के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्री का है। पिंटुआ रे गरम पानी कर, बोलते बोलते गर्दन दुखा लगलो, बाप रे बाप बड़ा लंबा चैप्टर रहलो।